आज हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोइम के अंदर एक मोमेंट ऐसा आता है जिसके अंदर हमारी जो स्पीकर है, शी टर्न्स एंड शी सेज यू आर ऑल आई कैन कॉल माई ओन। और जब वो ऐसे कहती है तो वो अपने बच्चों के साथ या अपने भाइयों के साथ या अपने किसी भी रिश्तेदार, फैमिली, फादर, पेरेंट्स, एनी वन, वो किसी भी रिश्तेदार से साथ बात नहीं कर रही होती। शी इज़ एक्चुअली टॉकिंग टू द सन, द रेन, द माउंटेन। एंड जब आप पोइम में इस मौके तक पहुंचते हैं कि वो अपने सारे रिलेशंस को छोड़ के एक्चुअली नेचर की चीज़ों के साथ उनको बुला रही है, और सिर्फ बुला रही है, उनको एक्चुअल में कह रही है कि दे आर द ओनली थिंग्स दे कैन कॉल हर ओन। तो फिर ये पोइम वुमेन वर्क बाय माया एंजेलो, ये एक वो उस पोइम की तरह नहीं रह जाती जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है अमूमन हमारे सिलेबसेस के अंदर कि एक पोइम है अबाउट अ वुमन हु वर्क्स वेरी हार्ड एंड इट्स अ पोइम अबाउट वुमेन लेबर। बल्कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा डीप पोइम बन जाती है। आई मीन, थिंक अबाउट दिस, आपकी लाइफ के अंदर किस तरह की सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप लोग क्या मजबूर हो जाएं कि सिर्फ नेचर की थिंग्स को देख के ही आप कह सके कि दीज आर द ओनली थिंग्स दैट आई ओन, नथिंग एल्स। That must be tough and dark, right? And today we will get into this. हाय, वेलकम बैक। आई एम सानागी और आज हम लोग पढ़ेंगे वुमेन वर्क बाय माया एंजेलो। ये छोटी सी पोइम है, बहुत फेमस है, सिलेबस के अंदर भी है। अगर आप लोग किसी भी लेवल के ऊपर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने इसे एक ज़रूर गो थ्रू किया होगा। और अगर आपने इस पोइम को पढ़ा है, आपको सिलेबस के अंदर पढ़ाई गई है, तो देयर आर बिग चांसेस कि पोइम आपको सिर्फ एक वुमेन वर्क और वुमेन लेबर के तौर पे, हार्ड वर्क के तौर पे ही पढ़ाई गई होगी। इससे ज़्यादा डीप नहीं गए होंगे, बिकॉज दैट इज़ एटलीस्ट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। बट आई थिंक इस पोइम को लेबर के साथ या हार्ड वर्क के साथ या फिर इवन मदरहुड के साथ सिर्फ रिलेट कर दिया जाए तो इट्स एक्चुअली एन अटेम्प्ट ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग हाउ ग्रेट एंड ब्लीक एंड डार्क दिस पोइम एक्चुअली इज। लेट्स रीड इट टुगेदर, ताकि हम एक तरह से सर्विस लेवल पे इस पोइम को इसके साथ हम जुड़ जाएं और फिर उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे। सो हियर गोस। I've got children to tend, the clothes to mend, the floor to mop, the food to shop, then the chicken to fry, the baby to dry. I got company to feed, the garden to weed. I've got shirts to press, the torch to dress, the cane to be cut. I gotta clean up this heart, then see about the sick and cotton to pick. Shine on me, sunshine, rain on me, rain. Fall softly, dewdrops, and cool my brow again. Storm, blow me from here with your fiercest wind. Let me float across the sky till I can rest again. Fall gently, snowflakes, cover me with the white, cold, icy kisses, and let me rest tonight. Sun, rain, curving sky, mountains, oceans, leaf and stone, starshine, moon glow, you are all that I can call my own. Well, that was the point, woman work. Woman work एक्चुअली में 1978 की माया एंजेलो की एक बहुत फेमस कलेक्शन है, स्टिल आई राइज। ये उस कलेक्शन में से, ये वही कलेक्शन है जिसके अंदर तो और बहुत फेमस पोइम्स है जिनके बारे में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने सुना होगा अगर आप लोग लिटरेरी सर्कस के अंदर उठते बैठते हैं। दोज टू पोइम्स आर फिनोमिनल वुमेन, और फिर जो इस कलेक्शन का टाइटल है, सेम टाइटल, स्टिल आई राइज। और ये जो दो पोइम्स हैं जिनका भी हमने जिक्र किया, दे आर क्वाइट पावरफुल। आई मीन, ये बोस्ट करती हैं आपके फेस पे, आपको पुल करती हैं। एंड ये जो पोइम है, ये इन दोनों पोइम्स की निस्बत सटल है। आई मीन, जैसे तीन बहन भाई हों और तो बहुत ज़्यादा लाउड हों, चीखो पुकार करने वाले हों, तो तीसरा एक ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार तो नहीं करता, बट मे बी एक्चुअली वो उन दोनों से ज़्यादा डेप्थ भी रखता हो और उन दोनों से ज़्यादा डार्क भी हो। नॉट नेसेसरली डार्क, आई मीन बच्चों के लिहाज से डार्क तो नहीं कहना चाहिए, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, राइट? सो यस, उन दोनों पोइम्स की तरह ये पोइम बोस्ट तो नहीं करती आपके फेस पे, बट देन दिस इजंट अ जेंटल वन आइदर। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डेवस्टेटिंग पोइम्स आई हैव एवर रेड। अगर ये बात कहना बहुत क्लीशे ना फील हो रहा हो तो यस, इट इज़ एक्चुअली। एंड बिफोर वी गो फर्दर, इससे पहले कि हम लोग इसका एनालिसिस करना शुरू करें, थिंक अबाउट दिस कि इस पोइम में स्पीकर है कौन। एंजेलो उसका नाम तो नहीं ले रही ना, जो भी स्पीकर है, बट थिंक अबाउट दिस, फिर वो कौन है। पहला स्टांजा अगर देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ टू डू लिस्ट नजर आएगी, ऑल द लेबर्स द स्पीकर हैज़ टू डू। और वो जो काम कह रही है वो बिल्कुल रैंडम नहीं है। आई मीन, देयर इज केन टू कट कॉटन टू पिक अ हट टू क्लीन, दैट्स नॉट जेनेरिक डोमेस्टिक वर्क। हर घर के अंदर तो ये वाले काम नहीं ना होते। आई मीन, आप लोगों ने देखे हुए अपने घर के अंदर काम होते हुए। एक्चुअली तारीख में, हिस्ट्री के अंदर हर जगह पे हर काम की एक जो नेचर होती है वो उसके कल्चर, उसकी डेमोग्राफी, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो ये जो काम हमने यहाँ पे इस वक्त देखे हैं, दे आर पर्टिकुलर टू साउदर्न अमेरिका। ये एक अमेरिकन पॉइंट ऐसा है तो हम इसको उसी के साथ रिलेट करेंगे ना। सो इट्स फ्रॉम द साउथ, इट्स एग्रीकल्चरल एंड मोस्ट सर्टेनली बिलोंग्स टू द ब्लैक कम्युनिटी। और ये जो वुमेन लेबर की बात हो रही है, ये ऑन द होल सब
ख़वातीन के डोमेस्टिक लेबर की बात नहीं हो रही है, इट्स पर्टिकुलर टू दैट कम्युनिटी ओनली। और ये जो कम्युनिटी है ये बेसिकली जो इंस्लेव्ड लेबर थी अमेरिका में, जितना भी ब्लैक कम्युनिटी पे स्लेवरी एरा के दरमियान जितना भी जुल्म हुआ था, दिस पीपल, दिस कम्युनिटी इज डिसेंडेंट्स ऑफ दोस पीपल। तो ये पोइम ख़वातीन के उस हार्ड वर्क और उस लेबर की अक्कासी करती है जो ख़वातीन वो काम करती हैं जो उनका अपना नहीं था होता। एंड दिस बाय द वे इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस पोइम को डेप्थ को समझने के लिए। अगर आप मिस करें तो अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि इसके अंदर उस काम की बात की गई है, उस टू डू लिस्ट की बात की गई है जो काम आप सारे करते तो हैं लेकिन वो एक्चुअल में आपके होते नहीं हैं। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज एंड जब वो नेचर को कहेगी कि यू आर ऑल आई कैन कॉल माई ओन, तो आप एक्चुअल में उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि उसको ऐसा क्यों कहना पड़ा। बाय द वे एनालिसिस से पहले मैं एक चीज़ अपफ्रंट कह दूँ, एंड दैट इज़ माई थीसिस अबाउट दिस पोइम। एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर इस पोइम को एक स्टैंडर्ड सी रीडिंग, एक रेगुलर सी रीडिंग दी जाए तो यू कैन टू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड यही हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो लोग इसको सिलेबस में पढ़ते हैं अपने कॉलेजेस के अंदर, they go through it just like a random piece of literature. I mean, just a poem about women work or domestic labor, right? Because जब आप इसको स्टैंडर्ड रीडिंग देते हैं तो it's a poem about a hard working woman जो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होगी, एंड देन she tends to find relief in nature and blah 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 blah, और एंड पे आप बहुत ज़्यादा आप खुद भी रिलीफ फील करते हैं कि ओके she can rest now. I don't believe it's true. I don't believe it's a poem about exhaustion. I believe this is a poem where a woman has been turned into a function. उसकी कोई इंसान वाली वैल्यू है ही नहीं है। और सेकंड पार्ट जहाँ पे एक्चुअली स्टैंडर्ड रीडिंग अगर आप करें या आपने अगर इसका ऑलरेडी पहले लेक्चर्स लिए हों, तो जहाँ पे आपको कंफर्ट फील होती है और आप थोड़ा सा रिलीव्ड फील करते हैं कि अच्छा ठीक है अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, दैट इज एक्चुअली अ डार्कर पार्ट। आई मीन थिंक अबाउट दिस, ऑफ ऑल हर लाइफ वो सिर्फ अपने एक नॉन ह्यूमन रिलेशनशिप को ढूंढ रही है ताकि वो वहाँ से थोड़ा सा सुकून हासिल कर सके। एक नॉन ह्यूमन रिलेशनशिप को ढूंढ रही है कि जिसको वो अपना कह सके। इज़ दिस रियली हैप्पी थिंग? आई मीन अब सोचें अगर आप, तो क्या सूरज जिसको वो कह रही है माई ओन, क्या वो वाकई कंफर्ट के लिए? डजंट इट फील लाइक कि वो इस वजह से उसको बुला रही है बिकॉज इट इज़ द ओनली थिंग जिसने उसको बदले में कुछ उससे मांगना नहीं है, या जिसके इसने काम नहीं करने। आई मीन आप इससे डिफरेंट ओपिनियन ऑफ कोर्स रख सकते हैं, बट लेट्स गेट इनटू दिस। पहला स्टांजा देखते हैं। दीज आर 14 लाइन्स। अब हमने पोइम तो पढ़ लिया तो हम इसको दोबारा से सारा रिपीट नहीं करते, बट लेट्स गेट इनटू दिस। चिल्ड्रन टू टेंड, क्लॉथ्स टू मैंग, फ्लोर टू मॉप, फूड टू शॉप, बेबी टू ड्राई, कंपनी टू फीड, गार्डन टू ईट, शर्ट्स टू प्रेस, टॉप्स टू ड्रेस, केन टू कट, हट टू क्लीन, सिक टू सी अबाउट, कॉटन टू पिक। कुछ नोट किया आप लोगों ने? कुछ डिफरेंट, कुछ obscure sa. I mean, really, have you noticed something? Every single line is stanza ki every single line has the phrase I have got to, I've got to do this thing. ये phrase use होता है possession के लिए. But what does she actually possess? Nothing. The only thing she possesses are obligations, is the to-do list, are the tasks she has to take care of. इन रियलिटी जितनी भी चीज़ों की बात करिए, उस हट की, उन कपड़ों की, उस फ्लोर की, इवन उन चिल्ड्रन की, दे आर नॉट देयर ओन। शी डजंट ओन एनी ऑफ दिस थिंग्स। बच्चे उसके नहीं हैं, शर्ट्स उसकी नहीं है, हट उसका नहीं है। आई मीन दिस हट, नॉट माई हट, कुछ भी उसका नहीं है। एंड अगेन इस सब के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं पे लिखा हो कि आई थिंक या आई फील। इट फील्स लाइक कि पहले स्टांजा के अंदर स्पीकर खुद अपीयर होना भी नहीं चाहता। आई मीन स्पीकर को तो मंजर आम पे आएंगे ना। स्पीकर इज जस्ट लाइक ए फंक्शन itself which is developed to complete the tasks which are on the to-do list, right? क्या ये आपको लग रहा है कि ये सिंपल सी बस एक डोमेस्टिक लेबर की पोइम है? आई मीन सीरियसली। एंड द फैक्ट के स्पीकर पहले स्टांजा के अंदर सिर्फ एक फंक्शन के तौर पे नजर आ रहा है, आई थिंक दैट इज अ डिलिबरेट चॉइस एंजेलो हैज मेड एंड इट्स ब्रूटल। और अगर आप वो फॉर्म की बात करें तो दे आर राइमिंग कुप्लेट्स, टैंग मैंग मॉप शॉप फ्राई ड्राई फीड वीट प्रेस कट हार्ट सिक पिक। ये आई मीन व्हाट इज दिस? ये एक डोमेस्टिक लेबर की पोइम है या एक नर्सरी राइम है जिस तरह बच्चों को सबको इकट्ठा बिठा के कोई पोइम याद करा जाती है? वो वाली फील नहीं आती। रिलेंटलेस, रेपिटेटिव, ब्रेथलेस, कहीं पे रुकना नहीं है। आई मीन जस्ट गो एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। दैट इज द सॉर्ट ऑफ लेबर शी डज, दैट इज द सॉर्ट ऑफ वर्क शी डज। शी जस्ट गोज ऑन एंड ऑन, देयर इज नॉट अ मोमेंट टू रेस्ट। और जब आप ये पोइम पढ़ भी रहे होते हैं तो देयर इज नो कोमा, देयर इज नो फुल स्टॉप। आप खुद भी ये पोइम पढ़ते हुए दरमियान में कहीं पे रुकेंगे नहीं। द लाइंस दे जस्ट कीप ऑन कमिंग, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसकी ज़िंदगी के अंदर काम है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा नोटवर्दी है कि स्टांजा 14 लाइंस का है। यू नो कि पोएट्री के अंदर 14 लाइंस में और क्या होता है? अ सोनेट। टिपिकली इंग्लिश पोएट्री के अंदर सोनेट इज रिजर्व्ड फॉर लव, अपने दिल की बात करने के लिए, फॉर लॉन्गिंग, फॉर ब्यूटी, फॉर योर हार्ट्स डीपेस्ट एक्सप्रेशंस। और एंजेलो उसको किस लिए यूज़ कर लिया? आई मीन एंजेलो एक 14 लाइंस की पोइम लिखती है, अगर हम इसको सोनेट कहें तो लेट्स अज्यूम इट इज़, अगर एंजेलो एक 14 लाइंस की सोनेट लिखती है एंड यू वुड बी रीडिंग इट लाइक ए
like an expression of her feelings, जिसलिए सोनक यूज होती है. And when you look at it and it's only a to-do list, what would you think about that? I mean, if the love of your life hangs you a handwritten लव नोट, एक लव लेटर है और आप जिसको पढ़ते हैं और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टू डू लिस्ट और सिर्फ काम ही लिखे हो, तो व्हाट वुड यू फील अबाउट इट? कि एक वो लेटर विच इज़ एक्चुअली सपोज टू शेयर समथिंग, विच इज़ एक्चुअली सपोज टू मेक यू फील समथिंग, उस लेटर के अंदर, उस पीस ऑफ टेक्स्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ काम लिखे हुए हैं. सो द वुमन इन दिस पोएम डजंट गेट ए लव सोनेट, द वुमन इन दिस पोएम गेट्स ए लेबर सोनेट. और जो बाकी के पोएम है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है कि बहुत ही लिरिकल पार्ट है, एंड नो शी कैन फाइनली रेस्ट, वाओ शी इज टर्निंग टुवर्ड्स नेचर लाइक वर्ड्सवर्थ, आई मीन दैट पार्ट ओनली कम्स आफ्टर द वर्क इज एक्चुअली डन. और वो भी एक रिलीफ के तौर पे नहीं आता. आई मीन लेट्स गो टुवर्ड्स दैट, लेट मी शो यू हाउ सीरियस दिस पोएम एक्चुअली इज. शाइन ऑन मी सनशाइन, रेन ऑन मी रेन. अब यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ. ये जो एग्जॉस्टेड लड़की है जिसकी हम बात कर रहे हैं, द एग्जॉस्टेड वुमन, she finally gets a moment to herself and now she can rest and draw her strength from the nature. Wow, clapping. But मैं चाहूँगा कि I mean I would love that if you actually look at what she's saying. Shine on me, rain on me, fall softly your drops and cool my brow. Again, notice one thing. यहाँ पे वो खुद कुछ नहीं कर रही. She is being acted upon. ये जो नेचर की चीज़ें हैं जिनको वो बुला रही है, जिनको पुकार रही है, they are doing something to her. वो खुद नहीं कुछ कर पा रही अपने लिए. It means के अपने रेस्ट के दौरान भी, even in her so-called rest, the sun is doing something to her. The rain is doing something to her. The dew is doing something to her. And by the way, अगर आपको लगे कि जो मेरा opinion है, जो मेरा thesis है, this is sort of bogus or it doesn't make any sense, तो believe me, I have some sort of reason for this. Because think about this, and I really mean it. Think about this. ये जो चीज़ें हैं, sun, moon, mountains, ये नेचर के वो एलिमेंट्स जिनको बुला रही है, these are the only things she has access to. इसकी ज़िंदगी के अंदर बाकी जितने भी रिलेशंस हैं, इसकी ज़िंदगी के अंदर बाकी जितने भी इसके ताल्लुक का जिन लोगों के साथ है, जिनके साथ इनका नाता है, हर फैमिली, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसके फादर, आई मीन एवरी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप शी हैज़ इंक्लूडिंग हर फैमिली, वो सब रिलेशंस आर एक्सट्रैक्टिव इन नेचर. वो उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका जूस निकाल रहे हैं. दे ऑलवेज वांट समथिंग फ्रॉम हर टू डू समथिंग फॉर देम. सो दे सॉर्ट ऑफ दे टेक फ्रॉम हर, दे डिमांड समथिंग फ्रॉम हर. आई मीन फर्स्ट स्टांजा के अंदर जो हमने चीज़ें देखी हैं, राइट. सो जब फाइनली वो इस पॉइंट पे पहुंचती है, कोई किसी चीज़ को यू कह के बुला सके और अपनी ओनरशिप के अंदर लेके आ सके, तो वो किन को पुकारती है? आई मीन वो अपने रिलेशंस को तो यू बना रही है, इवन वो अपने फर्स्ट रिलेशंस को भी नहीं पुकार के यू कह के पुकार रही या माई ओन कह के पुकार रही. टू डू दैट शी एक्चुअली टर्न्स टू द सन. How is that a relief? I mean, जिन colleges के अंदर पढ़ाया जाता है कि this is the point of relief, how is it a relief? Because the sun is the only you available to her, the only you that won't ask for anything in return. So अब जो मैंने बातें की हैं उन सबको ज़रा ज़हन के अंदर रख के इस पोएम को दोबारा पढ़ें. ये स्टांजा I don't think कि ये अब आपको रोमांटिक लगेगा या आपको सॉर्ट ऑफ रिलीफ फ्राहम करेगा. ये स्टांजा एक्चुअल में इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि हमारे स्पीकर को अपनी लाइफ के अंदर उन रोल्स के लिए, जो कि रोल एक हस्बैंड को प्ले करना चाहिए, एक फादर को प्ले करना चाहिए, या अपनी फैमिली के अंदर आपके रिलेशनशिप्स को प्ले करना चाहिए, उन रोल्स के लिए हमारे स्पीकर को नेचुरल एलिमेंट्स की तरफ, सूरज की तरफ मुंह मोड़ना पड़ता है. एंड आई डोंट थिंक दिस फैक्ट मेक्स दिस पोएम ब्यूटीफुल. आई मीन आई डोंट लाइक कॉलिंग दिस स्टांजा आर ब्यूटीफुल, जैसा कि मतलब जो मैंने देखा है वुमेन कॉलेजेस के अंदर कहा जाता है कि वाओ सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन. दिस इज़ एक्चुअली द loneliest. I mean, she calling to sun and calling her own. To me, that is the loneliest part of this poem. That is the loneliest a person, a human being can ever be. And by the way, यहाँ पे एंड नहीं हो गया. It gets more bleak and more dark. Storm, blow me from here with your fiercest wing. Let me float across the sky till I can rest again. ये ज़रा दोबारा पढ़ें एक दफ़ा इस लाइन को. तो I mean इस स्टांजा को. She is actually calling out a storm that can blow her away. कि उस जगह पे जहाँ पे वो है, जहाँ पे वो I mean she is picking up cotton, she is cleaning the heart, उन सारी चीज़ों से दूर ले जाए. I mean उठा के बस उसको फेंक दे ज़मीन के दूसरे कोने पे. If your teacher has told you that this is supposed to be beautiful, this is escape language. This is escapism, nothing else. I mean पढ़ें इसको दोबारा. Clearly, this is get me out of here sort of language.
और वो क्या करे भाई, मतलब कि किताब से निकल के मार तो नहीं सकती ना, चीख तो नहीं सकती। सो दिस इज गेट मी आउट ऑफ हियर, एंड टू गेट आउट ऑफ देयर, जिस भी वो सिचुएशन के अंदर है वहाँ से भागने के लिए, अगर वो किसी भी एक चीज़ पर ट्रस्ट करती है, अगर उसको लगता है कि हाँ मुझे कोई चीज़ यहाँ से निकाल के कहीं दूर लेके जा सकती है, तो दैट इज़ द स्टॉर्म। तूफान, तूफान जिसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तूफान जिसको आपकी मजबूरियों से फ़र्क नहीं पड़ता, तूफान जिसको आपकी टू डू लिस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तूफान जिसको ऊपर वाली सोनेट वो 14 लाइन्स देते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम पड़े हुए हैं पेंटिंग और जो उसको करने हैं, दिस स्टॉर्म वॉट केयर अबाउट दैट, एंड दैट्स वाई शी इज़ काउंटिंग ऑन द स्टॉर्म टू टेक हर अवे, बिकॉज कोई भी वो चीज़ जो कि इसके मुताबिक लॉजिकल होगी वो तो ज़ाहिर है काम ही पहले करना चाहेगी, एंड सो देन शी विल बी इम्प्रिजन फॉर एवर। एंड बाय द वे मैं इसको मज़ीद स्ट्रेच नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जो आगे लाइंस हैं, लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई टिल आई कैन रेस्ट अगेन, रेस्ट वेयर, भाई कहाँ आराम करना है इसने, आई थिंक कि ये कोई बेड नैप की बात नहीं हो रही, वो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा नैप या पावर नैप या अब सोने नहीं लगी, इट्स डार्कर देन दिस, बिकॉज आगे वो कहती है फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, वो अपने आप को पूरी तरह कवर करने की बात कर रही है। लुक एट द वोकेबलरी हियर, स्नो कवरिंग अ बॉडी, इट्स एक्चुअली द ओल्डेस्ट इमेजेस ऑफ डेथ ऑन दिस प्लानिट अर्थ, आई मीन हमारी हिस्ट्री में, हमारी लिटरेरी हिस्ट्री में, हमारे लिटरेचर के अंदर हमें स्नो कवर्ड डेथ्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अगेन आई वोंट से कि हाँ ये सुसाइड पोएमी है, ये यहाँ पे फ्यूनरल की बात ही हो रही है, बट येस दिस स्टांजा गिव्स मी फ्यूनरल रियल वाइब्स। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि सुसाइड पोएम है, लेकिन मैं डेफिनेटली ये ज़रूर कहूँगा कि इस पोएम को सिर्फ और सिर्फ लेबर वर्क या डोमेस्टिक लेबर या मदरहुड या सिर्फ इन चीज़ों के या सिर्फ इन चीज़ों की हद तक महदूद कर देना इट्स एन अंडरस्टेटमेंट, एक्चुअली ज़्यादती है इस पॉइंट के साथ। एंड बिकॉज इस स्टांजा के अंदर जो उसकी डिज़ायर है वो कोई रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं है, वो कोई एनर्जी दोबारा गेन करने के लिए नहीं है, इट्स एक्चुअली अ विश फॉर सेसेशन, चीज़ों को रोक देने के लिए कि मतलब बस ख़त्म हो जाए यार ये सब कुछ। एंड देन द फाइनल पार्ट, द क्लोजिंग, सन, रेन, curving sky, mountain, oceans, leaf and stone, stars shine, moon glow, you are all that I can call my own. This is the line, this is the line जिसका मैंने शुरू में भी बात की थी, this is the line जिसकी तरफ ये सारी पोएम आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके आ रही है। This is the final destination. You are all that I can call my own. Again, you are all I can call my own. इस सेंटेंस को, इस लाइन को एक दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, 20 दफ़ा पढ़ें, but do read it more than once because everything in her life belongs to someone else. वो बच्चे जिनके बात हो रही है, वो हाउस, वो हर्ट, वो शर्ट्स, वो फर्स्ट, आई मीन एवरीथिंग बिलोंग्स टू समवन एल्स। वो जितने भी काम जो कि उसके अपने हैं वो एक्चुअल में उसके अपने नहीं हैं। सो हर लेबर, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि पोइम है लेबर के लिए, सो हर लेबर इज़ नॉट टेक्निकली हर्स, इट्स आइदर सोल्ड, टेकन और आई मीन इट्स ओन्ड बाय समवन एल्सेस, इट्स ऑलवेज ओन्ड बाय समवन एल्स। इवन हर बॉडी, उसकी बॉडी, उसका जिस्म, वो भी उसका अपना नहीं है, उसकी भी ओनरशिप किसी और के पास है। या फिर ऐसा कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि उसकी बॉडी का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ टास्क को परफॉर्म करना है। सो शी डजंट एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, शी ओनली merely sheerly exists as a function। और फिर वो जिन चीज़ों की तरफ देख के कहती है कि यू आर द ओनली थिंग आई कैन कॉल माई ओन, इट्स क्रूअल, इट्स ब्रूटल। आई मीन देखें कि वो उन चीज़ों की तरफ देख के या उन चीज़ों को बुला के कह रही है माई ओन, जिसकी ओनरशिप सबके पास होती है या फिर जिसकी ओनरशिप किसी के भी पास नहीं होती है। आई मीन थिंग्स दैट आर एक्सेसिबल टू एवरीवन। अगर वो सूरज को कह रही कि माई ओन, तो सूरज एक्चुअली में उसका नहीं है, सूरज तो भाई सबका है, सारी दुनिया के अंदर सब इंसानों का है, सबके लिए वैसे ही एक्सेसिबल है जैसे उसके लिए एक्सेसिबल है। सो द ओनली थिंग शी कैन ट्रूली कॉल हर ओन, वो भी उसकी ओनरशिप की चीज़ नहीं है। एंड दैट इज़ अ वेरी ब्रूटल एंड क्रूअल जोक बिकॉज उसकी ओनरशिप में जो चीज़ है दैट्स इक्वली अवेलेबल टू एवरीवन एल्स। तो या इस जगह को एक रिलीफ के तौर पे ना लें। आई मीन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, well to be really frank and honest I don't remember reading this poem, मैंने एक्चुअल में ये बाद में पढ़ी थी and I just happen to know कि ये सिलेबस किंग तो है, मुझे एक्चुअल में पता भी नहीं है कि किस जगह पे है। बट यस, अगर आपको इस तरह से पढ़ाई जाए कि वेल शी हैज़ द स्काई, तो उसको ऐसे नहीं पढ़ना शी हैज़ अ स्काई, एक्चुअल में इट्स अ सैड थिंग, शी ओनली हैज़ द स्काई। She has the sky because everything else is taken care of. Everything else has been taken. उसके लिए और कुछ है ही नहीं भाई। So yes, I don't think a woman work is actually a poem जहाँ पे एक औरत थक के एग्जॉस्ट हो के सुकून तलाश करती है। ये एक ऐसी पोइम है, एक उस खातून के बारे में पोइम है जिसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे कंज्यूम्ड है, ख़त्म हो गई हुई है बिकॉज ऑफ हर ओब्लिगेशंस। एंड आई थिंक एंजलो डिड एवरीथिंग डिलिबरेटली। माया एंजलो
न्यू एग्जैक्टली व्हाट शी वर डूइंग, बिकॉज पहले सोनेट के अंदर जो लेबर है और वो ब्रेथलेस लेबर है, जैसे लाइंस चलती ही जाती हैं, जैसे दरमियान में रेस्ट नहीं है, दरमियान में कोई ब्रेक नहीं है, तो पहला स्टांजा खुद भी एक काम की तरह ही फील होता है। एंड देन शी एक्चुअली हैज़ टू कॉल द सन, जब वो यू कह के बुलाती है तो उसको सूरज की तरफ होना पड़ता है, बिकॉज कोई इंसान तो अवेलेबल ही नहीं है उसके लिए। तो उसका एस्केपिज्म वाली लैंग्वेज यूज़ करना, उसका वो फ्यूनरल वाला सीन ड्रा करना, जो कि मुझे लगता है कि उसने हाँ फ्यूनरल वाला सीन ही ड्रा किया है। उसका एक फाइनल स्टांजा जिसके अंदर वो कह रही है कि यू आर ऑल आई कैन कॉल माई ओन, ऑल ऑफ दिस थिंग, दिस इज़ रियली सैड, नॉट अ रिलीफ। मुझे पढ़ के तो भाई कभी नहीं रिलीफ फील हुआ। एंड आई थिंक कि ये पोएम जिस कलेक्शन का हिस्सा है, स्टिल आई राइज, उसके अंदर जो हमें दूसरी और दो और वेरी वेरी फेमस पोइम्स मिलती हैं, स्टिल आई राइज एंड फिनोमिनल वुमेन, ये उन दोनों पोइम्स के मिडल में बड़े आराम से बैठे रहती है। एंड आई थिंक एंजेलो ने इसी वजह से इस पोइम को इस कलेक्शन के अंदर रखा है, बिकॉज वो बोस्टिंग लैंग्वेज जो फिनोमिनल वुमेन के अंदर यूज़ हुई है, या वो डिफाइंड लैंग्वेज जो स्टिल आई राइज के अंदर यूज़ हुई है, उन दोनों चीज़ों की इतनी सेंस नहीं बनेगी अगर आप वुमेन वर्क को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड ना करें। एंड दैट्स माई ओपिनियन बाय द वे, आपका इससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो सकता है। एंड इफ़ यू हैव, तो मुझे बताएं ज़रूर। एंड इफ़ यू हैव एनी पर्सन, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड बाय द वे, इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू इन एनी वे, योर सपोर्ट वुड मीन अ लॉट, एंड डू लेट मी नो कि मुझे नेक्स्ट किस पॉइंट का एनालिसिस करना चाहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।